अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं स्ट्रक्चरलिज्म को डिफ़ाइन करूंगी। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ये सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है और इस पूरे टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। इसको कवर मैंने किया है इस बुक से, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इस बुक से इस टॉपिक को प्रिपेयर किया गया है। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो इसमें हमारे ये तीनों क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ विच स्कूल ऑफ थॉट डिफाइन साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड वाई। Which school of thought focuses on consciousness into its simplest components? And what is the significance of structuralism? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है और वो ये है जो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म ये सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है। विल्हम वुंट इसके पायनियर हैं, इसके बानी हैं, उन्होंने इस पर काम किया था। विल्हम वुंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और विल्हम वुंट ने ही साइकोलॉजी की सबसे पहली लैब बनाई थी इसको स्टडी करने के बाद लाइप्जिग में 1879 में। टिचनर ने भी इस पे काम किया है। टिचनर ने कॉन्शियस माइंड को स्टडी किया है और एक इंट्रोस्पेक्शन का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म इज प्राइमली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रक्चरलिज्म फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस, माइंड प्रोसेसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स। तो स्ट्रक्चरलिज्म माइंड पे फोकस करता है, माइंड के कंपोनेंट्स पे। कॉन्शियसनेस को स्ट्रक्चर करता है, माइंड को स्ट्रक्चर करता है, यानी कि उसकी बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी करता है स्ट्रक्चरलिज्म। माइंड में क्या आ जाएगा? माइंड में हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो उनको स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन करता है। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में आता है ना, हमारे ब्रेन का अगर जो स्ट्रक्चर है उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है, तो ये ब्रेन है। यहाँ पर माइंड को स्टडी किया गया है, ठीक है। यहाँ ब्रेन को स्टडी नहीं किया गया, यहाँ पे माइंड को स्टडी किया गया था और माइंड को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में डिफ़ाइन करके एक्सप्लेन किया गया था, जो कि हैं एक्सपीरियंसेस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा इंट्रोस्पेक्शन, हमारा अपना जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है और इसके पायनियर हैं विल्हम वुंट। तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मल फाउंडिंग ऑफ साइकोलॉजी बताएंगे कि साइकोलॉजी की फॉर्मल फाउंडिंग क्या है। तो जी 19th सेंचुरी के मिडल में बहुत से रिसर्चर्स थे, बहुत से लोग थे जो नेचुरल साइंसेस पे काम करने वाले थे, ठीक है, जो मेंटल फिनोमेना को स्टडी कर रहे थे। उसमें ब्रिटिश फिलोसफर्स थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, वो देख रहे थे कि हमारी सेंसेस कैसे काम कर रही हैं। तो वहाँ पर उस दौर में, जो कि नेचुरल साइंस का दौर था, उसमें साइकोलॉजी नहीं थी, तो वहाँ पर उस दौर में विल्हम वुंट ने इस पर काम किया था और उसने एक नई साइंस इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो फॉर्मल फाउंडिंग ऑफ साइकोलॉजी का हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। इसके बाद फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो विल्हम वुंट है। विल्हम वुंट वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन। ये बता दिया। इसके बाद हम विल्हम वुंट का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बताएंगे। उन्होंने सबसे पहले अपनी एक लैब बनाई थी जिसको हम साइकोलॉजी की लैब कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल लैब, और ये बनाई गई थी लाइप्जिग में, जर्मनी में 1879 में। वुंट का गोल क्या था? वुंट का गोल ये था कि साइकोलॉजी को प्रमोट किया जाए दूसरी साइंसेस की तरह। जहाँ पर उस वक्त दूसरे एरियाज़ प्रमोट हो रहे थे, तो वुंट का ये मकसद था कि हम साइकोलॉजी को प्रमोट करें, उसके डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, जिसमें सेंसेशन हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस, परसेप्शन, रिएक्शन, फीलिंग्स एंड एसोसिएशंस वगैरह। इसके बाद हमने बता दिया विल्हम वुंट का कंट्रीब्यूशन। हमने विल्हम वुंट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। विल्हम वुंट ने अपनी जो अर्ली लाइफ स्पेंड की थी जर्मनी में स्पेंड की थी, मैनहाइम में, ये एक स्मॉल टाउन है। वहाँ पर ही वॉज अ लॉनली चाइल्ड, हिज ग्रेड्स इन स्कूल वर पुअर। लेकिन विल्हम वुंट ने अपनी स्टडी में, वो अपने शुरू में तो वो अपनी स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की और उसके बाद ग्रेजुएशन किया, स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की और अपनी जो है ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच गया था। फर्स्ट ही टेक मेडिकल ट्रेनिंग। विल्हम वुंट डॉक्टर बनना चाहते थे, उनको मेडिकल में इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोबिंगन और यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग से अपनी मेडिकल ट्रेनिंग ली थी 1855 में। उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में ही एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुए थे। उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे।
अपनी रिसर्च के दौरान, अपनी स्टडीज़ के दौरान और रिसर्चेस के दौरान उन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ और उस वक़्त उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी किया था और उसे एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर स्टडी किया था। ये वॉन्ट्स की बुक्स हैं, आप चाहे तो इसको पेपर में भी लिख सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने लाइप्ज़िग ईयर की बात करनी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है उनकी लाइफ का। इसको लाइप्ज़िग ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट फेज़ था। इसमें ही उन्होंने ये 1875 का दौर है, ठीक है। इसमें वो एज अ प्रोफेसर काम कर रहे थे, फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्ज़िग में। यहाँ पर 45 ईयर्स तक काम किया, ठीक है। इसके बाद यहीं पर उन्होंने साइकोलॉजी की लैब बनाई थी और उनकी बुक्स की ट्रांसलेशन हुई थी। बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था रशियन लैंग्वेज में और एक बुक लिखी थी कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने बताया था सिंपल मेंटल प्रोसेसेस कौन से हैं और हायर मेंटल प्रोसेसेस कौन से हैं। जो सिंपल मेंटल फंक्शंस होते हैं इसमें सेंसेशंस और परसेप्शंस वगैरह, और हायर मेंटल फंक्शंस में लर्निंग और मेमोरी है। इसके बाद हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी का बताएंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी विल्हम वोंट के अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं। जो इमीडिएट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सिर्फ उसी चीज़ के बारे में, बाकी एलिमेंट्स के बारे में नहीं कुछ भी बताते। जैसे कि एक एग्जांपल है इसी बुक में लिखी हुई है कि अगर आप कहें कि रोज़ जो है वो रेड कलर का है, ठीक है, तो आपकी जो सारी फोकस होनी चाहिए रोज़ पे होनी चाहिए कि वो एक फ्लावर है, उसकी रेडनेस, उसके कलर पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो जी ये इमीडिएट एक्सपीरियंसेस होते हैं। इमीडिएट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमारी इंटरनल ऑब्जर्वेशन है, जो कि अनबायस्ड और हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। तो वुंट का कहना था कि साइकोलॉजिस्ट को इमीडिएट एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना चाहिए, उन्हें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और उनका ये गोल, इनका मकसद इसके पीछे ये था कि इस माइंड को स्टडी किया जाए उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स में, कि हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकें, हम लर्निंग को, हम मेमोरी को, एक्सपीरियंसेस को, इमोशंस को स्टडी कर सकें। इसी दौरान मेथड ऑफ स्टडिंग भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन और साइकोफिज़िकल मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन में हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन होती है, जो हमारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे अपना मेंटल स्टेट और अपनी कॉन्शियसनेस होती है। तो ये इंटरनल परसेप्शंस होती है जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इसके बाद इसमें वोंट ने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए इंट्रोस्पेक्शन के। वो ये हैं कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपको डिटर्मिन करना है कि कब और किस चीज़ को आपने जो है एनालाइज करना है, किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, और आपने उस वक़्त बिल्कुल रेडी होना है। जो ऑब्ज़र्वर है उसको रेडी होना चाहिए और उसको अलर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो ऑब्ज़र्वेशन है वो मल्टीपल टाइम्स में की जानी चाहिए। एक बेस पे ही हम नहीं कह सकते कि ये इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं, ये परसेप्शन है, ये इंट्रोस्पेक्शन है। और इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटर है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैनिपुलेट कर सके चीज़ों को। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें हम कुछ कंडीशंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसमें कुछ को इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखते हैं, कुछ को कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं इंट्रोस्पेक्शन के अकॉर्डिंग टू वोंट। इसके बाद साइकोफिज़िकल मेथड है। साइकोफिज़िकल मेथड भी मेथड ऑफ स्टडिंग में आते हैं। ये फैक्नर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसमें दो थ्रेशोल्ड हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल। जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है ना, ये है कि हम स्मॉल चेंजेस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। एक इंटेंसिटी होती है कि चीज़ों को एक ख़ास लेवल पर हम डिटेक्ट करते हैं, या जैसे किसी चीज़ की जो मिनिमम इंटेंसिटी है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं जिसमें ऐसा होता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि घड़ी की टिक टिक है, टिक टिक वो एक स्पेसिफिक कि कितने मील तक सुनी जा सकती है, उसके बाद हम उसको नहीं सुन सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि घर में बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल कमरे में बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं है, तो आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी। ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। अगर यहाँ पे शोर बढ़ा दिया जाएगा उसमें हम उसको नहीं सुन सकते हैं उसकी, क्योंकि वो इंटेंसिटी की वो उस लेवल पे नहीं है, हम उसको नहीं सुन सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि बहुत अंधेरे में एक कमरा जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है उसमें हम एक कैंडल की लाइट को भी, उसकी फ्लेम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी में हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर फासला बढ़ा दिया जाए तो ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड होता है कि दो चीज़ों में डिफरेंट को
डिटेक्ट कर लेना है, जैसे कि उसका जो लीस्ट डिफरेंस है ना उसको भी डिटेक्ट कर लेना है। इसको नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जैसे कि आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दो चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट है, दो आवाज़ों में फ़र्क है, ठीक है, एक आवाज़ किसी और इंडिविजुअल की और एक किसी और इंडिविजुअल की। तो ये जो लीस्ट डिफरेंस होता है ना, जैसे आपके एक हाथ पे वज़न ज़्यादा है और एक हाथ पे वज़न कम है, जैसे एक हाथ पे आपका जो है 10 पेजेस हों एक हाथ पे और दूसरे पे जो 10 से 20 पेजेस हो जाएंगे, तो आप ये डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेंगे। इसी तरह इसमें भी स्मॉल स्मॉल चेंजेस डिटेक्ट की जाती हैं। यहाँ पर इसके बाद हमें स्ट्रक्चरलिज्म के गोल को आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म का गोल ये है कि एनालाइज कॉन्शियस प्रोसेसेस इनटू इट्स बेसिक एलिमेंट्स, कि हम जो कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस, माइंड वगैरह, उसको अच्छे से डिफ़ाइन करें, उसके एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करें और वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है और वो कौन से लॉज हैं जिनसे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको डिफ़ाइन किया जाए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म में एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस भी डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, जो कि हैं सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स एंड इमोशन। सेंसेशंस हमारी सेंसेस हैं, जिसमें हैं टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड साइट। तो ये सेंसेस हैं, ये सेंसेशंस हैं। जब भी कोई स्टिमुलाई हमारी सेंसेस से होकर जाता है तो उसका पैगाम हमारे ब्रेन तक जाता है। जैसे आप अगर देखते हैं कि आपका हाथ जल जाए या किसी गर्म चीज़ के साथ हमारा हाथ टच होता है, तो उसका जो पैगाम है वो फ़ौरन सेंसेस के ज़रिए, सेंसेशंस के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है ना, और ब्रेन हमें हाथ हटाने को जो है वो हमारे वापस जो है, जो ब्रेन हमारे ऑर्गन्स को पैगाम भेजता है कि फ़ौरन हाथ उठा लिया जाए उस स्टिमुलाई से। तो ये सेंसेशंस हैं। सेंसेशंस होगी हमारी सेंसेस, इमेजेस होती हैं कि उस हवाले से जो भी पिक्चर हमारी ब्रेन में बन रही होती है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू हो रही होती है। तो वूंड के अकॉर्डिंग सेंसेशंस और इमेजेस में तो डिफरेंस नहीं है। फीलिंग्स और चीज़ें होती हैं। फीलिंग्स हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होती हैं। फीलिंग्स हमारी सेंसेस से, हमारे सेंस ऑर्गन से जनरेट नहीं हो रही, उनकी वजह से जनरेट ज़रूर होती हैं। तो ये हमारा पर्सनल अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स जो जनरेट कर रही होती हैं वो इमोशंस कहलाते हैं। तो ये सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस को यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में डिफ़ाइन किया गया था। नाउ कम टू द फेट ऑफ वूंड साइकोलॉजी इन जर्मनी। जर्मनी में यहाँ पर थोड़ी सी कुछ लिमिटेशंस आई थी। वो ये थी कि वूंज क्योंकि सिर्फ कॉन्शियसनेस पर ही स्टडी कर रहा था, उसका सारा फोकस कॉन्शियसनेस पर था और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनफ नहीं था, और ना ही ये यूनाइटेड स्टेट में, ना ही इसकी कोई इम्प्लिकेशंस थी कहीं पर भी। इसीलिए और ये शुरू में भी फ़िलासफ़ी का हिस्सा था। तो शुरू में जो फ़िलासफ़र्स थे और साइकोलॉजिस्ट थे, उनके दरमियान में इस तरह से कुछ लिमिटेशंस थी, उसको सेपरेट करना चाहते थे साइकोलॉजी को फ़िलासफ़ी से। तो स्टार्टिंग में इसका ये रोल था वहाँ पर। अब हम इसके बाद इसमें जो अदर डेवलपमेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं जर्मन में। इसमें कुछ लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन था, वन बाय वन उन सबको हम डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले हरमन एबिंगॉस हैं। एबिंगॉस ने हायर मेंटल प्रोसेसेस पर काम किया था। वूंड के बाद इन्होंने मेमोरी पर काम किया था। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री और एजुकेशन है वो आप ब्रीफली बता सकते हैं यहाँ पर। ही वाज बोर्न नियर बोर्न जर्मनी इन 1850 और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, स्टडी कंप्लीट की थी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ली एंड बार्लिन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ही वाज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, लिटरेचर एंड फिलोसफी और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड और हायर मेंटल प्रोसेसेस पर काम किया था। कंट्रीब्यूशन इसके अलावा जो इनका यह है कि लर्निंग और फॉरगेटिंग पर काम किया था और एक जर्नल इन्होंने बनाया था जिसका नाम है द जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेंस ऑर्गन, और ये बुक्स हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड असम्बली ऑफ साइकोलॉजी। तो इस तरह से हम हरमन एबिंगास का कंट्रीब्यूशन लिख देंगे। इसके अलावा इसमें यह भी है कि हरमन एबिंगास ने सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी पर काम नहीं किया, कोई थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका साइकोलॉजी में। उन्होंने लर्निंग और मेमोरी पर काम किया था, जिसकी वजह से ये हुआ था कि लर्निंग और मेमोरी में ऑब्जेक्टिविटी, क्वान्टिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का एलिमेंट ऐड हो गया था। इसके बाद सेकंड नंबर पर फ्रांस ब्रेंटानो हैं। फ्रांस ब्रेंटानो की आप लाइफ हिस्ट्री शॉर्ट सी बताएं, उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन बता दें। एट द एज ऑफ 16 ही बिगेन हिज ट्रेनिंग फॉर प्रीस्टहुड, और उन्होंने स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बार्लिन
मैनेज तुबिंगन जर्मनी से, और फ़िलासफ़ी को स्टडी किया था और वो प्रोफेसर थे फ़िलासफ़ी के एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। अब इसके बाद हम बताएंगे कि डिफरेंस क्या था वुंड्स की साइकोलॉजी में और ब्रेंटानो की साइकोलॉजी में। दोनों की साइकोलॉजी में डिफरेंस ये था कि वुंड ने एक्सपेरिमेंट पर काम किया था, उनकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी, जबकि ब्रेंटानो ने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो इम्पीरिकल अप्रोच थी, वो इम्पीरिकल साइकोलॉजी थी। उसका ये कहना था कि ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन को स्टडी करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, जबकि वुंड का कहना था कि एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। लेकिन जो ब्रेंटानो हैं इन्होंने टोटली रिजेक्ट नहीं किया था एक्सपेरिमेंटेशन को। इसके बाद डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम बताएंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू फ्रांस ब्रेंटानो। ब्रेंटानो के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर मेंटल एक्टिविटी है, और ये मेंटल एक्टिविटी ये है कि हम इनको जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। इसके बाद थर्ड नंबर पर कार्ल स्टम्फ हैं। He was born into a medical family in Bavaria at the University of Würzburg. He focused his attention on philosophy and science. In 1968, he received his doctorate degree from the University of Göttingen. तो आप इस तरह कार्ल स्टम्फ का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, और उसके बाद इन्होंने फिनोमिनोलॉजी पर काम किया था। फिनोमिनोलॉजी होती है एज इट इज़ चीज़ों को एक्सप्लेन करना, जिस तरह से वो हो रही हैं, एक्सप्लेन समथिंग एज इट इज़ एज इट अकर्ड। तो स्टम्फ के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो फिनोमिना है, उन्होंने साइकोलॉजी में फिनोमिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये इंट्रोस्पेक्शन की ही एक किस्म है। लेकिन वुंड के अकॉर्डिंग ये था ना कि हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी ये है इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं, तो यहाँ पर उसने भी फिनोमिनोलॉजी की बात की है, इंट्रोस्पेक्शन की बात की है, लेकिन साथ में वुंड के इस बात को डिसएग्री किया है कि हमें ब्रेन को उस डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए। फोर्थ नंबर पर ओसवाल्ड कल्पे हैं। ओसवाल्ड कल्पे ने भी लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, लेकिन विल्हम वुंड के कहने पर उन्होंने फ़िलासफ़ी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को चूज़ किया और उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट की, और फिर उसके बाद वुंड को असिस्ट किया करते थे उनकी लेबॉर्ट्री में। अब यहाँ पर जब वो लैब के एक्सपेरिमेंट किया करते थे, वहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प किया करते थे, तो इसलिए स्टूडेंट ने उनका नाम ही काइंड मदर रख दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और ये आप डेडिकेट की थी वुंड को। हम इसके बाद हमने हिस्ट्री और डिटेल बताएं, हिस्ट्री की थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बताने के बाद लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन वुंड्स एंड ओसवाल्ड कल्पे's इंट्रोस्पेक्शन। वुंड और कल्पे के इंट्रोस्पेक्शन में डिफरेंस ये था कि जो इंट्रोस्पेक्शन वुंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो बहुत नैरो था और लिमिटेड था। उसमें ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट थे, ठीक है, उसमें कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को स्टडी नहीं किया जा रहा था, और ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, जबकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ली जाती थी कि कितना रिएक्शन टाइम हुआ है, और ये इन सब चीज़ों को नोट किया जाता था। जबकि जो कल्पे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका नाम था सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन, और ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी कर रही थी, और इसमें एक क्वालिटेटिव अप्रोच की तरह थी। और इसके अलावा कल्पे के एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं उनका रोल ज़्यादा एक्टिव था, वो ज़्यादा उसमें अपना रोल प्ले कर सकते थे, उनका रोल लिमिटेड नहीं है। जबकि वुंड्स की लैब में एक्सपेरिमेंटर की अपनी इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड थी। तो ये इनका डिफरेंस था, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे। इसके बाद जर्मनी से ही जिनका साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन था उनमें एडवर्ड टिचनर भी हैं। ही वाज इंग्लिश बाय बर्थ, ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन एन ओल्ड फैमिली। अब हम इनका जो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि उन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी थी, फिजियोलॉजी पढ़ी थी, और वो बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। काफ़ी लैंग्वेजेस को जानते थे, जिनमें लैटिन, ग्रीक, जर्मन और इटालियन है, और उन्होंने भी अपनी डॉक्टरल डिग्री ली थी लाइप्जिग से ही 1892 में। 60 की एज में टिचनर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। तो टिचनर के ब्रेन को एक ग्लास जार में भी प्रेजेंट किया गया था, एज ए कलेक्शन उससे रखा गया था, और उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे ब्रेन की करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। टिचनर ने एक लैब बनाई थी 1893 से 1900 के दरमियान, और
इसमें अपनी रिसर्च और आर्टिकल्स वगैरह पर इसने इस दौरान काम किया था। टिचनर की जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है, टिचनर ने ट्रांसलेट किया था वुंड्स की बुक्स को। वुंड की बुक्स क्योंकि जर्मनी में थी, जर्मन लैंग्वेज में थी, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था टिचनर ने। अब टिचनर की ये बुक्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, प्राइमर ऑफ साइकोलॉजी और ये सब। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू टिचनर। टिचनर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर क्या है? टिचनर के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ये इंसान का अपना इंट्रोस्पेक्शन होता है, क्योंकि वही उसे एक्चुअली परसीव कर रहा होता है। जबकि वुंड ने कहा था कॉन्शियस एक्सपीरियंस इमीडिएट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे साथ साथ कि वुंड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी, वुंड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर क्या था। इसी तरह मेथड ऑफ स्टडिंग में भी आएंगे कि वुंड के अकॉर्डिंग क्या था और टिचनर के अकॉर्डिंग क्या था। जो टिचनर का इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड था वो डिफरेंट था। टिचनर्स इंट्रोस्पेक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम वुंड्स इंट्रोस्पेक्शन। दोनों ने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर ही स्टडी किया था, दोनों ने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया था। वुंड ने जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, माइंड और कॉन्शियसनेस को सिंथेसाइज किया था और इसको स्ट्रक्चर किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है। लेकिन टीचर ने यहाँ क्या किया, उसने कॉम्प्लेक्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर काम किया था, उसने परसेप्शन पर काम नहीं किया, उसने अपरसेप्शन पर काम नहीं किया। टीचर ने जो कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे वो थे सेंसेशन, इमेजेस एंड अफेक्टिव स्टेट्स। ये भी तकरीबन सेम ही है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सेंसेशंस होती हैं, हमारी डिफरेंट सेंसेस हैं, इमेजेस हैं, कि कोई भी एक्सपीरियंस होता है उसकी इमेज हमारी माइंड में बनती है। तो अफेक्टिव स्टेट्स जो हैं ये इमोशंस की तरह ही हैं, तो तकरीबन सेम ही हैं पिछले की तरह। वुंड ने सेंसेशन, इमेजेस और फीलिंग्स और इमोशंस को अलग-अलग बताया था। यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशन का एस्पेक्ट नहीं, यहाँ पर अफेक्टिव स्टेट की बात की थी टीचर ने। अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म का। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को स्टडी नहीं किया गया था, सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया गया है, मेंटल प्रोसेसेस को और कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स को स्टडी किया गया है, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह को स्टडी किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को स्टडी नहीं किया गया। इसके बाद वुंड और टिचनर दोनों में से किसी ने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर काम नहीं किया। अच्छा, इसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट ने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि जब हम शऊर को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होता, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट जीनियन नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, ये कंप्लीट नहीं है। इसके बाद लास्ट में हम इसका कंट्रीब्यूशन बता देंगे। कंट्रीब्यूशन, इसके कंट्रीब्यूशन ये हैं, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं कि ये सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है, और इसके अलावा ये सब वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था। स्ट्रक्चरलिज्म ने साइकोलॉजी को एज अ एक्सपेरिमेंट डिफ़ाइन किया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और स्ट्रक्चरलिज्म ने कॉन्शियसनेस पर फोकस किया, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे फोकस किया। इसकी वजह से रिसर्चेज, लैब के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, लैब में रिसर्चेज स्टार्ट हुई और सबसे पहली लेबॉर्ट्री बनाई गई थी, और कॉन्शियसनेस को एक नई मेथोडोलॉजी के साथ स्टडी किया गया था, और लास्ट में फिनोमिनोलॉजी को भी स्टडी किया गया, यानी कि अनबायस्ड डिस्क्रिप्शन के चीज़ों को एज इट इज़ डिस्क्राइब करना, और ये कार्ल स्टम्फ ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने स्ट्रक्चरलिज्म को थोरली डिस्कस किया है कि पहले क्या था, फॉर्मल फाउंडिंग क्या थी, फिर फाउंडिंग फादर कौन है मॉडर्न साइकोलॉजी के, इसमें विल्हेम वुंड हैं, लिब्जिंग ईयर बताया, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स बताई, उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर मेथड ऑफ स्टडिंग क्या है, और फिर हमारा स्ट्रक्चरलिज्म का गोल क्या है, उसके उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें हैं सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, और जर्मनी में साइकोलॉजी का क्या रोल था, और कौन कौन से जर्मनी में किन किन लोगों ने इस पर काम किया था, जिनमें हरमन एबिंगॉस का कंट्रीब्यूशन है, फ्रांस ब्रेंटानो का है, कार्ल स्टम्फ का है, ओसवाल्ड कल्पे का है, टिचनर का है। लास्ट पे हम क्रिटिसिज्म और कंट्रीब्यूशन से इसको कंप्लीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में बाकी स्कूल ऑफ थॉट पे अलग-अलग बना के ले आऊँगी, और फंक्शनलिज्म पर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी थी, लेकिन इसमें मैंने कवर करने की काफ़ी कोशिश की है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब बताए हैं, ब्रीफली भी डिस्कस किए हैं काफ़ी जगह पे। तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में। इसमें 3-4 क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं।
इसके अलावा अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट में किसी और टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए हो या किसी और कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई लेक्चर्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उन पे भी लेक्चर्स प्रिपेयर कर दूँगी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता होता है, तो आप इसको अच्छे से